स्टूडेंट, देखिए जो क्लास पहले आपको मिली थी पार्ट 1 चैप्टर 6 की, और चैप्टर नेम था वहाँ पे तत्वों के निष्कर्षण, तत्वों के धातु निष्कर्षण। ठीक है, यही चैप्टर का नेम था। तो वो चैप्टर जो है अभी अभी सिलेबस आया है 20 तारीख को। ठीक है, और 21 को मतलब 20 डेट को आया है, मतलब 20 तारीख को रात में आया था, तो सुबह 21 को पता चला है। ठीक है, तो इस वजह से वो जो हमने पार्ट 1 है 6 चैप्टर जो था, हमारा नाम था तत्वों में धातु निष्कर्षण। ठीक है, वो चैप्टर अब हट गया है क्योंकि कोर्स 30% कम कर दिया गया है, तो इसमें 2-3 चैप्टर हटाए गए हैं। तो वो वाला जो चैप्टर है वो हट गया है कोर्स से, तो इस वजह से उसका जो पार्ट 1 था वो हमने लिखवा दिया था, तो उससे मत लिखिएगा। ठीक है, उससे अगर लिख गया हो तो कोई बात नहीं, उससे स्टेपलर कर दीजिएगा, और वो आपके कोर्स में अब नहीं है। ठीक है, तो हमारा भी चैप्टर 6 है, इसका जो पार्ट 1 आज हम पढ़ा रहे हैं ये सिलेबस में है हमारे पार्ट 6 की जगह में। अब ये आ गया है हमारा पी ब्लॉक के तत्व सेकेंड। पहले इस चैप्टर 7 में था, लेकिन अब चैप्टर 6 को हटा दिया गया है, तो पी ब्लॉक के जो तत्व है ये सेकेंड, पी ब्लॉक के तत्व सेकेंड, ये जो हैं ये हमारे चैप्टर 6 में आ गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम इनको पढ़ लेते हैं। अब अपने चैप्टर 6 को पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो वाला जो चैप्टर था वो तो हट गया था इसमें। तो चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। पी ब्लॉक के तत्व की व्याख्या। तो देखिए, पी ब्लॉक तत्व हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में। ठीक है, फिर से हम इस क्लास में इस पी ब्लॉक के तत्व को पढ़ लेते हैं। वैसे तो हमारे जो सिलेबस में वो 15 ग्रुप से ही है, 15 ग्रुप से हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक के तत्व। इसमें तो थोड़ी डिफिनीशन है उसके बारे में है, तो उसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, वही जो आपको पता है कि जिसमें पी लास्ट में उपस्थित हो वो पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा भी है, थ्योरी के रूप में लिखा हुआ है, वो देख लीजिए। लिखा है वे तत्व जिनके बाह्य कोश में, ठीक है, जिनके बाह्य कोश या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आखिरी इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करता है, उन्हें हम लोग पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। आवर्त सारणी में 13 से 18 तक के ग्रुप वाले जो तत्व होते हैं उन्हें पी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। ठीक है, नीचे देख लीजिए, यहाँ पे फिगर भी बना हुआ है, चित्र में पी ब्लॉक के तत्व को प्रदर्शित किया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब पी ब्लॉक के तत्व। तो देख लीजिए यहाँ पे सब वर्ग के जो सब समूह वर्ग के दिए गए हैं। पहले वर्ग का दिया गया है क्या, ये 13 वर्ग के जो हैं हमारे यौगिक हैं, ये 14 है। ये जो 13 और 14 है ये हमारी फर्स्ट ईयर क्लास में है, हमने पढ़ा था, बताया भी गया था, पढ़ाया गया था आपको, ये फर्स्ट ईयर क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है, आपके जो सिलेबस में है वो क्या है, तो आपके सिलेबस में 15 ग्रुप से स्टार्ट है, 13 और 14 ग्रुप है वो हटा दिया गया है यहाँ से। हमें पढ़ना है 15 ग्रुप से 18 ग्रुप तक के पढ़ने हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे टेबल में देख लेते हैं दोनों ही। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 13 ग्रुप में कौन कौन आते हैं उनको पहले देख लेते हैं। 13 ग्रुप में देखिए, देख लेते हैं, देखिए बोरान, ठीक है, और एल्युमिनियम, गैलीनियम, इंडिनियम और टाइटेनियम, ये जो होते हैं ये 13 ग्रुप में आते हैं। 14 ग्रुप में कौन आते हैं, 14 ग्रुप में कार्बन आता है, और सिलिकॉन आता है, और जर्मेनियम आता है, टिन आता है, और लेड आता है। अगर यहीं पे हम 15 ग्रुप की बात करें तो 15 ग्रुप में 7 से स्टार्ट होता है, नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस आता है, आर्सेनिक आता है, और बिस्मथ आता है। ठीक है, बिस्मथ ये लिखा हुआ है, ये एंटीमनी है, एसबी को एंटीमनी बोलते हैं, तो एंटीमनी आता है और बिस्मथ आता है। ये किसके हैं, तो ये 15 ग्रुप के तत्व हैं। ठीक है, इसी यहीं से हमको पढ़ना है। हमारे जो सिलेबस में अभी है यहाँ पे वो 15 ग्रुप से है, 15 ग्रुप से है, मतलब ये वाला हमको पढ़ना है। सबसे पहले में नाइट्रोजन पढ़ना होगा, फिर फास्फोरस पढ़ना होगा। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, और यहाँ पे है एंटीमनी, बिस्मथ, ये हमारे कोर्स में है। ठीक है, ये और देखिए 16 ग्रुप भी हमें पढ़ना है। यहाँ पे ऑक्सीजन को भी हम पढ़ेंगे, सल्फर पढ़ेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसी जो लिखा हुआ है सेलेनियम भी पढ़ेंगे, और यहाँ पे टीई, ठीक है, टेलुरियम भी पढ़ेंगे, पोलोनियम भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये
ठीक है, पोलोनियम भी पढ़ेंगे। ये जो है ये 16 ग्रुप में आते हैं। 17 ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे आएगा फास्फोरस, क्लोरीन, इनके बारे में पढ़ेंगे, ब्रोमीन पढ़ेंगे, आयोडीन पढ़ेंगे, और नीचे क्या लिखा हुआ है, एंटीमनी। ठीक है, एंटीमनी तो पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आगे जब अगले उसमें जाएंगे तो सबसे 18 ग्रुप में, तो 18 जो ग्रुप होता है सबसे लास्ट ग्रुप होता है, इससे बोला क्या जाता है, इसे बोला जाता है अक्री गैस। यहाँ पे देखिए दो जो वर्ग होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला कौन सा, 17, इसे हैलोजन ग्रुप भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, हैलोजन ग्रुप। और ये जो 18 ग्रुप है इसे अक्री गैसों का ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, तो 17 देखिए साइड में लिखा भी है, यहाँ पे इस तरह से लिखिए, साइड में ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा है ग्रुप 17 जो है वो हैलोजन, और ग्रुप जो 18 है उसे नोबल गैसें कहते हैं, मतलब अक्री गैस है। ठीक है, तो 17 आप पढ़ोगे, मतलब हैलोजन है, ये सारे हैलोजन ग्रुप से संबंधित हैं। फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और इसे बोलते हैं नॉन मेटल है, ये इसे बोलते हैं ये। ठीक है, तो 80, तो ये है हमारा, ये सब जो हैं ये हमारे आते हैं 17 ग्रुप पे। 18 ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो देखिए 18 ग्रुप में पहला हमारा आता है अक्री गैस में हीलियम, दूसरी नियॉन भी अक्री गैस है, आर्गन भी अक्री गैस है, क्रिप्टॉन भी अक्री गैस है, जेनान एक्सी ये भी अक्री गैस है, दूसरी है रेडॉन आर्यन। ठीक है, तो ये भी हमारी अक्री गैस है, मतलब ये जो टोटल हैं ये सारी अक्री गैसें में आती हैं। ठीक है, तो ये टेबल थी हमारी किसकी, ये टेबल थी हमारी पी ब्लॉक के तत्व की। ठीक है, आप टेबल बना लीजिएगा। अब देखिए पी ब्लॉक के सबसे पहले हम 15 ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन 15 ग्रुप को पढ़ने से पहले हम इनकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, किस तरह की इनकी विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं, और थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं आवर्त सारणी में अंतिम 6 खड़े खानों में व्यवस्थित होते हैं। पी ब्लॉक के चित्रानुसार 13 से 18 ग्रुप से तत्वों से मिलकर बना होता है। 13 से 18 ग्रुप के तत्वों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, पी ब्लॉक में रखे गए तत्वों की संयोजकता कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न होता है। तो सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको पता है इस तरह से होता है, NS2 NP6, 1 से लेके यहाँ पे 6 तक नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये इसका बायकोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, NS2 NP कहाँ से लेकर 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, यही अगर इसके लास्ट में इस तरह से आते हैं बायकोष में, उसे ही हम लोग पी ब्लॉक तत्व बोलते हैं। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। यहाँ पे लिखा होता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हीलियम को छोड़कर, अर्थात हीलियम में यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होता, क्योंकि हीलियम में जो होती है वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही उपस्थित होते हैं, इसलिए हीलियम में जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होता है। ठीक है, NP6। आगे चलते हैं। आगे देखिए ये दिया हुआ है आपको, पी ब्लॉक के तत्वों में हम किसको शामिल करते हैं, तो धातु भी होती है, उपधातु भी होती है, अधातु होती है, नोबल गैसें होती हैं, हैलोजन, ये सारी चीजें पी ब्लॉक के तत्व में उपलब्ध होती हैं। पी ब्लॉक के तत्वों में मुख्य तत्व जो है वो निम्न प्रकार है। पहले धातु के बारे में बात करें तो धातुएं इसमें कौन कौन सी होती है, एल्युमिनियम होती है, बोरान, टिन। ठीक है, ये धातुएं शामिल होती हैं। अधातु की अगर बात करते हैं तो मेन धातु क्या होती है, सिलिकॉन और जर्मेनियम मेन होती हैं। ठीक है, नोबल गैस की बात करें तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, वैसे तो बहुत नोबल गैसें होती हैं। ठीक है, क्रिप्टॉन भी होती है, रेडॉन भी होती है, लेकिन यहाँ पे मेन ली गई हैं। हैलोजन की बात करें तो मेन हैलोजन यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि को शामिल किया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पी ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी के अन्य तत्वों की तरह परमाणुक आकार, गलनांक, इलेक्ट्रॉन लब्धि, विद्युत ऋणता, आयनन एंथैल्पी आदि से अधिक प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए अब इन सब के बारे में हम विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा था कि हमें पढ़ना किसके बारे में, हमें पढ़ना है 15 वर्ग के तत्व। 15 वर्ग के तत्व इसको नाम दें, या आप हेडिंग डाल दीजिए, इसको नाम दिया जाता है, एक नाम ये भी बोला जाता है, देख लीजिए यहाँ पे नाइट्रोजन परिवार के तत्व भी बोला जाता है। हेडिंग में डाल दीजिएगा, दोनों लिख लीजिएगा, 15 वर्ग के तत्व और नाइट्रोजन परिवार के तत्व। ठीक है, ये भी डाल दीजिएगा। तो सबसे पहले नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की व्याख्या कीजिए, इस तरह से आ जाएगा। तो इसमें जो पहला स्टेप होता है, सबसे पहले हम इस तरह से लिख देते हैं कि पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो इसमें आते हैं,
और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 और NP6 होता है, ये भी लिख देंगे। फिर उसके बाद में जो पहली हेडिंग इसमें डालेंगे वो डालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, पहली हेडिंग कौन सी पड़ेगी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल दीजिएगा नाइट्रोजन परिवार के तत्व भी और वर्ग 15 के तत्व भी। ठीक है, चलिए अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं इस तरह की, परमाणु क्रमांक एक तरफ, दूसरे में प्रतीक, तीसरे में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो देख लीजिए पहले परमाणु क्रमांक हमारा 7 है और जो प्रतीक है उसका वो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 7 है। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आ जाएगा कितना? 1s² 2s² 2p3, जोड़ेंगे 2 2 4 1 7। ठीक है, तो यहाँ पहला नंबर इसलिए नहीं लिखा जाता क्योंकि लास्ट वाले नंबर यहाँ पे लिखे जाते हैं, लास्ट वाले ही दर्शाए गए हैं, पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके यहाँ पे नहीं दर्शाया गया है। ठीक है, तो देखिए इसी तरह से जो होगा वो देख लीजिए 15 का भी लिखा गया है, लास्ट वाले केवल दर्शाया गया है। तो 15 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे यहाँ पे भी होगा 1s² 2s²। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा दिया गया है ना पिछली क्लास में फर्स्ट ईयर में, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 2s² आराम से सबको आ जाएगा, 2p6 3s² 3p3। ठीक है, इसमें जोड़ लीजिए 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 3 15 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। वैसे तो आपको पढ़ा दिया गया फर्स्ट ईयर में, अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाया गया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे था हमारा कौन सा था? तो आगे था हमारा आर्सेनिक। आर्सेनिक का होता कितना है? 33 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट वाला यहाँ पे भी दिया गया है 3d10 4s² 4p3, सबके लास्ट में p आ जाएगा। देखिए आगे बात करेंगे Sb की, वर्ग 15 के ये तत्व हैं। Sb की बात करें तो इसका जो होता है परमाणु क्रमांक 51 होता है। इसके लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो 4d10 ks² और 5p3। ठीक है, आगे देख लीजिए यहाँ पे बात करते हैं तो बात करते हैं हम किसकी? बिस्मथ की। बिस्मथ की बात करते हैं। इसका जो इसका जो क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 83 होता है। इसके लास्ट में ठीक है 4f14 5d10 और 6x² 6p3 इसका लास्ट वाला आता है। आप इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आपको आता है, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से कर सकते हो। मतलब यहाँ पे देखिए XE लिखा है, XE का मतलब होता है जेनान, मतलब जेनान का जितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा उतना ही यहाँ पे पहले स्टेप पे करना है, उसके बाद में इतना पार्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ऊपर लिखा है क्रिप्टॉन, मतलब क्रिप्टॉन का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए, उसी के बाद में इतना कर दीजिएगा तो आ जाएगा बिस्मथ का। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो चलिए ये थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हमने कर लिए हैं। आगे अब देखिए दूसरा नंबर, पहला हमने नंबर पढ़ लिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, दूसरा नंबर यहाँ पे हमको जो दिया है वर्ग 15 के तत्व में और नाइट्रोजन परिवार के तत्व में, दूसरा है परमाणु का आकार। परमाणु के आकार की अगर बात करेंगे तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक साइज। देखिए यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, वर्ग में जब हम क्या करते हैं ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो जो कोषों की संख्या वो क्या होती है? बढ़ती जाती है। और कोषों की संख्या जब बढ़ती है तो बाई इलेक्ट्रॉन की आखिरी इलेक्ट्रॉन से दूरी, अर्थात यहाँ पे लिख लीजिएगा, मिस्टेक हो गया है, अर्थात नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है। अतः परमाणु आकार भी कैसा होता है? बढ़ता जाता है, मतलब परमाणु आकार यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड यहाँ पे जो हमारी हेडिंग है वो है आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी की बात करें तो जिसको बोलते हैं आयन एंथैल्पी। आयन एंथैल्पी की बात करते हैं तो देखिए बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। आगे अब इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें क्या काम है आयनन एंथैल्पी का। तो देखिए क्या प्रभाव देती है। तो देखिए आकार बढ़ने के साथ साथ, जब आकार बढ़ता है तो आकार बढ़ने के साथ साथ आयनन एंथैल्पी कम होती जाती है। ठीक है, तो ये थी हमारी आयनन एंथैल्पी, मतलब आयनन एंथैल्पी यहाँ पे क्या होती है? कम होती है। आगे बात करते हैं फोर्थ नंबर की। तो फोर्थ नंबर है हमारा विद्युत ऋणात्मकता भी इसको बोलते हैं, या यहाँ पे लिखा है विद्युत ऋणता भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए विद्युत ऋणता की अगर बात कर ले तो ये क्या लिखा हुआ है? बंध के इलेक्ट्रॉनों को
देखिए बंध बोलना चाहिए, यहाँ पे बंध लिखे है तो आप कर लीजिएगा बंध। ठीक है, बंध होता है धाधनुष यहाँ पे बंध। आपको पता है बंध क्या होते हैं, जिस तरह पहला सिंगल बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड और फिर तीसरा बॉन्ड, इस तरह से जो बॉन्ड होते हैं इनको बोलते हैं बंध। ठीक है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को विद्युत ऋणता कहते हैं या विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ये सबको फर्स्ट ईयर क्लास में सारी परिभाषाएं जो डिफिनीशन है इसकी, विद्युत ऋणात्मकता, आयन एंथैल्पी, ठीक है, परमाणविक आयन या इलेक्ट्रॉन बंधुता और जितनी भी चीज़ें हैं, आयनन विभव, ये सबको आपको इसकी डिफिनीशन आपको फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा चुके हैं और लर्न भी करवा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको परिभाषा सभी को याद ही होंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे विद्युत ऋणता कहते हैं, ये तो परिभाषा सबको याद है। अब देख लीजिए यहाँ पे काम क्या करती है नाइट्रोजन परिवार में। तो देखिए परमाणु का जब आकार बढ़ता है तो विद्युत ऋणता भी क्या होती है, कम हो जाती है। यहाँ पे इसका प्रभाव क्या होता है, विद्युत ऋणता इसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब 5 नंबर पार्ट चलते हैं। ठीक है, 5 नंबर पार्ट पे हम भौतिक गुण की बात कर लेते हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्व की। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस समूह में हेडिंग डाल दीजिएगा भौतिक गुण। देखिए अब इसमें अंदर पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इस समूह में नाइट्रोजन गैस है, जबकि अन्य सदस्य जो हैं वो कैसे हैं, ठोस हैं। ठीक है, इस समूह में जो रखे गए हैं, किसमें, नाइट्रोजन वर्ग में, परिवार के तत्व में जो रखे गए हैं, वर्ग 15 में रखे गए हैं, उसमें केवल जो नाइट्रोजन वो तो गैस है, लेकिन जो अन्य सदस्य है, अन्य सदस्य में फास्फोरस जैसे हो गया और बाकी चीजें, वो कैसे हैं, ठोस हैं। नाइट्रोजन जैसे है वो द्विपरमाणु गैस है, N व P अधातु हैं और यहाँ पे आर्सेनिक और जो ये लिखी है एंटीमनी उपधातु हैं। बिस्मिथ की बात करें तो बिस्मिथ यहाँ पे धातु है। ठीक है, अब देख लीजिए अगले नंबर की बात करते हैं, मतलब अगले नोट की बात करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा है, नाइट्रोजन से लेकर आर्सेनिक तक गलनांक जो होता है वो बढ़ता है, इसके बाद जो होता है वो गलनांक क्या होता है, कम होता है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो बढ़ता है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक घटने लगता है। ठीक है, चलिए ये इसके भौतिक गुण थे। आगे हम जो इसकी बात कर लेते हैं 6 हेडिंग की। आगे हेडिंग है ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं तो ऑक्सीकरण अवस्था इसकी किस तरह से होती है। तो देख लीजिए इन तत्वों की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 होती है। इनमें से +5 +3 -3 अधिक सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। नाइट्रोजन में खाली डी कक्षक नहीं होते, अतः Np5 होता नहीं बनता। ठीक है, अतः क्या होता है, Np5 नहीं बनता। जबकि P में खाली में लिख लीजिएगा, यहाँ पे P में खाली 3D कक्षक होने के कारण PF5 का निर्माण होता है। नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता 4 होती है, जबकि अन्य तत्वों की संयोजकता 5 होती है। Bi मतलब बिस्मथ की ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। ठीक है, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा। आगे देखिए बात करते हैं तो हाइड्रोजन की यहाँ पे क्रियाशीलता की बात कर लेते हैं। ये भी इसके अंदर की हेडिंग है, इसको 7 नंबर डाल दीजिएगा, 7 नंबर है। ठीक है, तो चलिए हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता की बात कर लेते हैं इसमें। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि सभी तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करके EH3 प्रकार के यौगिक बनाते हैं। E क्यों लिखा गया है, क्योंकि एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं, यौगिक। ठीक है, तो तत्व बोलते हैं, इसलिए EH3 लिखा गया है। तो सबसे पहले N जब H3 के साथ जब हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करवाएगा तो क्या बनाता है, अमोनिया यौगिक बना लेता है। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। दूसरा क्या बनाता है, PH3 बना लेता है, फास्फीन बना लेता है, जिसको बोलते हैं फास्फीन। तीसरा बना लेता है आर्सीन, इसको बोलते हैं, आर्सेनिक के साथ मिलकर हाइड्राइड बना लेता है, क्या बनाता है, आर्सीन बना लेता है, AH3। ठीक है, आगे बना लेता है SbH3, मतलब एंटीमनी के साथ मिलकर के ये बना लेता है स्टीबीन बना लेता है, इसको स्टीबीन बोलते हैं। यहाँ पे बिस्मथ के साथ मिलकर के हाइड्राइड क्या बनाता है, तो बिस्मथिन बनाता है, क्या बनाता है, बिस्मथिन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये यौगिक बनाता है। आगे अगर इसके बात कर ले, थोड़ी सी इसके बारे में और बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर इसका क्या है,
कि अमोनिया के अतिरिक्त सभी गैसें कैसी होती हैं, इसमें विषैली होती हैं। और यहाँ पे लिखा है ई सिंगल बॉन्ड एच, मतलब एलिमेंट और हाइड्रोजन के तत्व और हाइड्रोजन की जो बीच में बंध की लंबाई होती है, वो बंध की लंबाई बढ़ने पर बंध सुगमता या आसानी से टूटता है, जिससे हाइड्रोजन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है। अर्थात यहाँ पे क्या होता है, अपचायक गुण बढ़ जाते हैं। अपचायक गुण क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। अतः 15 के तत्व हाइड्राइड के अपचायक गुणों का बढ़ता क्रम है वो निम्न प्रकार है। देख लीजिए यहाँ पे बढ़ता क्रम है, पहले BiH3, ठीक है, सबसे जो हमारा क्या है छोटा है, फिर उससे छोटा है SbH3, फिर उससे छोटा है AsH3, फिर उससे छोटा है PH3 और उससे क्या है NH3। मतलब यहाँ पे बात करेंगे सबसे बड़ा जो होगा वो NH3 होगा, उससे जो छोटा होगा उससे छोटा होगा PH3, उससे छोटा होगा AsH3 और ये होगा फिर उससे छोटा इससे, मतलब सबसे बड़ा जो होगा वो NH3 होगा इसमें। और सबसे छोटे की बात करें तो BiH3। देखिए अगर यहाँ पे छोटे बड़े की बात करते हैं तो देखिए ये इस तरह का जो एरो का चिन्ह होता है, इसका मुंह जिसकी तरफ खुला हो वो हमेशा बड़ा होता है और जिसकी तरफ इसका मुंह बंद होता है वो हमेशा छोटा होता है, ठीक है। चलिए आगे तीसरे नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है ई सिंगल बॉन्ड एच की बंध लंबाई कितनी कम होती है, तापीय स्थायित्व अधिक होता है, अतः तापीय स्थायित्व का बढ़ता क्रम, उसको भी हम चेक कर लेते हैं क्या होता है बढ़ता क्रम। देख लीजिए तापीय स्थायित्व का बढ़ता क्रम है, उसमें भी नाइट्रोजन सबसे बड़ी होती है और ये सबसे छोटी होती है, ठीक है। अगर ये फोर्थ नंबर की इसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक जो यौगिक होता है संकरण sp3 होता है, sp3, इस तरह से आपको ये संकरण भी पढ़ाया गया था फर्स्ट ईयर में। तो प्रत्येक यौगिक का जो संकरण होता है वो sp3 होता है, इसकी आकृति पिरामिड होती है। अमोनिया में अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, अतः जो अमोनिया का क्वथनांक होता है वो कैसा होता है, अधिक होता है। जबकि यहीं पे अगर बात करें फास्फीन की तो फास्फीन में दुर्बल में यहाँ पे मैं लिख गया है, ठीक है, में दुर्बल वांडर वाल्स बल अधिक होते हैं, अतः जो PH3 का क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे अमोनिया का क्वथनांक तो अधिक होता है, लेकिन वहीं पे PH3 का क्वथनांक की बात करें तो PH3 मतलब फास्फीन का क्वथनांक यहाँ पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किसके कारण, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंधों के कारण, ठीक है। इसका जो होता है क्वथनांक अधिक होता है, यहाँ पे दुर्बल वांडर वाल्स बल के कारण जो इसका होता है क्वथनांक वो क्या होता है, कम होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन है, ठीक है। तो देखिए टाइम देख लेते हैं पहले, चलिए नाइट्रोजन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो देख लिए नाइट्रोजन के बारे में क्योंकि नाइट्रोजन ही हमारा वर्ग तत्व चल रहा था तो हम नाइट्रोजन के बारे में ही पढ़ लेते हैं। नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन जो होती है वो वायु का एक प्रमुख अवयव बोला जाता है। आयतन की अगर दृष्टि से बात करें तो वायुमंडल का लगभग 78% है ना, 78%, जिसको हिंदी में बोलते हैं 78%, ठीक है, भाग जो है वो नाइट्रोजन का ही होता है, ठीक है। आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन प्रोटीन नामक जटिल कार्बनिक यौगिक में उपस्थित रहता है, ठीक है। नाइट्रोजन यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक का मुख्य अवयव है। यूरिया में नाइट्रोजन की 46% मात्रा पाई जाती है। यूरिया में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा पाई जाती है, 46%। यूरिया यौगिक किसका है, नाइट्रोजन का। पेड़ पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के रूप में हमें प्राप्त होती है। अगर पेड़ पौधे से मिट्टी से नाइट्रोजन हमें किस रूप में प्राप्त होती है, तो ये हमें नाइट्रेट्स के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है। नाइट्रोजन के यहाँ पे थोड़े उपयोग की बात कर लेते हैं, उपयोग भी उसका देख लेते हैं। नाइट्रोजन का उपयोग किया कहाँ पे जाता है, देखिए नाइट्रोजन का सबसे जो प्रमुख व्यापारिक उपयोग होता है वो अमोनिया के उत्पादन में होता है, जो अमोनियम सल्फेट नामक उर्वरक बनाने में प्रयुक्त होता है। पहला उपयोग इसका
कहाँ पे होता है? तो पहला उपयोग इसका होता है उर्वरक बनाने में। दूसरे उपयोग की बात कर लेते हैं तो थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग धातुकर्म एवं रासायनिक कार्यों में निष्क्रिय माध्यम प्रदान करने के लिए होता है। ठीक है, यहीं पे थर्ड उपयोग की इसकी बात कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन विद्युत बल्बों में तथा उच्च ताप मापने वाले तापमापी में भरने के काम आता है। ठीक है, ये इसके 3 ही उपयोग थे यहाँ पे। आगे बात कर लेते हैं नाइट्रोजन के यौगिकीकरण की। तो नाइट्रोजन के यौगिकीकरण की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा क्या है? तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यौगिकीकरण कैसे होता है या स्थिरीकरण कैसे होता है? तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन से उसके उपयोगी यौगिकों के बनने की क्रिया को ही हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कहा जाता है। नाइट्रोजन का यौगिकीकरण मुख्यतः 2 विधियों द्वारा होता है। पहला प्राकृतिक विधि और दूसरी होती है कृत्रिम विधि। ठीक है, तो देख लिए पहले हम पहली विधि के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए एक परिवार होता है लेग्यूमिनस परिवार या दलहनी परिवार के पौधों की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला राइजोबियम नामक सहजीवी जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। ठीक है, यहाँ पे एक राइजोबियम नाम का सहजीवी जीवाणु होता है जो कहाँ पे भाग लेता है? नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में। ठीक है, भाग लेता है। वहीं पे बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट इसका है नाइट्रोजन यौगिकों का नाइट्रोजन में जो परिवर्तन होता है वो कहलाता है विनाइट्रीकरण। यह क्रिया कुछ जीवाणुओं द्वारा संपादित होती है जिसे हम लोग बोलते हैं विनाइट्रोकारक जीवाणु। ठीक है, विनाइट्रीकारक जीवाणु के प्रभाव से नाइट्रोजन युक्त यौगिक सीधे नाइट्रोजन में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चले जाते हैं। ठीक है, प्रकृति में नाइट्रोजन के यौगिकों के निर्माण एवं विनाश का एक चक्र चलता रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। आगे अगर बात करें तो कृत्रिम विधि द्वारा नाइट्रोजन का यौगिकीकरण या स्थिरीकरण हैबर विधि और किसके द्वारा किया जाता है? हैबर विधि के द्वारा और वर्कलैंड आइड विधि द्वारा किया जाता है। तो आगे हम जब कृत्रिम जो प्राकृतिक रूप से किया जाता है तो उसे हम लोग नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। जो कृत्रिम विधि से अब किया जा रहा है नाइट्रोजन का यौगिकीकरण या स्थिरीकरण वो हैबर विधि से और वर्कलैंड आइड विधि से किया जाता है। तो अभी हम अमोनिया की आगे पढ़ेंगे। अमोनिया का निर्माण होता है किस विधि से? हैबर विधि से। और वहीं पे वर्कलैंड आइड की जो विधि होती है ये नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि होती है। तो इन विधियों को भी हम आगे पढ़ेंगे। और एक होती है ओस्टवार्ड विधि। इन सब विधियों को हम आगे अपने अगली जो क्लास होगी अगला उसी में पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो थोड़ी सी जानकारी थी जो दी गई है पी ब्लॉक तत्व के बारे में और नाइट्रोजन के बारे में। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये बस एक जानकारी है। ठीक है, आगे जो हैबर विधि और वर्कलैंड आइड विधि होगी ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगी, तो इसे आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो आगे हैबर विधि, वर्कलैंड आइड विधि और ओस्टवार्ड विधि ये तीनों विधियां ही इम्पोर्टेंट होंगी। ठीक है, तो इनका आगे आपको ये वाली विधियां समझाई जाएंगी। आज की क्लास में बस इतना ही।